हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। विभा का मिलान चेहरा सुरमा से और देखा नहीं गया। उसके गले लगकर वह बोली, विभा तू इतनी गुमसुम क्यों रहती है? तू अपने मन की बात बताती क्यों नहीं? विभा ने धीरे से कहा, भाभी मेरे पास बताने को है ही क्या। सुरमा ने कहा, बहुत दिनों से नंदोई जी को देखा नहीं, इसलिए तू उदास तो रहेगी ही। उन्हें आने के लिए चिट्ठी क्यों नहीं लिख देती? तेरे भैया से कहकर भिजवाने का प्रबंध करवा दूंगी। विभा के पति चंद्रद्वीप के आदिश्वर राजा रामचंद्र राय के संबंध में बातें हो रही हैं। विवाह गर्दन झुकाकर बोली, यदि यहाँ कोई उनका आदर न करे, यदि कोई उनको बुलाना आवश्यक न समझे तो उनका ना आना ही अच्छा है। यदि वे स्वयं आए तो मैं उन्हें मना कर दूंगी। वे राजा हैं, जहाँ उनका आदर मान नहीं वहाँ वे क्यों आने लगे? हमसे वे किस बात पर ऐंठे हैं जो पिताजी उनका निरादर करते हैं? यह कहते हुए विवाह अपने को और संभाल न सकी। उसका चेहरा लाल हो गया और वह रो पड़ी। सुरमा विवाह के चेहरे को छाती से लगाकर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अच्छा विवाह, यदि तू पुरुष होती तो क्या करती? निमंत्रण के बिना क्या ससुराल जाती ही नहीं? विभा ने दुखी मन से कहा, नहीं, मैं यदि पुरुष होती तो यूं ही चली जाती। मान अपमान की जरा भी चिंता नहीं करती, लेकिन उनकी बात और है। उन्हें आदरपूर्वक ना बुलाया जाए तो वे क्यों आने लगे? विभा ने दुखी मन से कहा। विभा ने इतनी बातें कभी नहीं की थी। आज उद्विग्न होकर कह तो गई, पर तत्काल लज्जा से गड़ गई। मन में सोचा, बहुत अधिक कह गई, और जिस तरह कह चुकी हूँ वह बड़ी लज्जा की बात है। आगे से ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। उसके मन की उत्तेजना और उद्विग्नता शांत होती गई, और तब हृदय पर अवसाद का गहन बोझ छा गया। वह दोनों बाहों से मुंह ढककर सुरमा की गोद में सिर डाले पड़ गई। सुरमा सिर झुकाए उसके घने बालों में अपने हाथों की नाजुक उंगलियां फेरने लगी। इसी तरह बहुत सा समय बीत गया। दोनों चुप, किसी के होठों पर कोई बात नहीं। विभा की आंखों से रह रहकर आंसू की बूंदें टपक पड़ती और सुरमा उन्हें धीरे से पोंछती जाती। बहुत देर बाद जब संध्या गहरा गई तो विभा धीरे से उठ बैठी और आंखें पोंछकर थोड़ा सा मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट का अर्थ था, आज कैसा बचपना कर डाला। फिर वह मुंह फिराती हुई उठकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। सुरमा ने मुंह से कुछ नहीं कहा, केवल उसका हाथ थामे रही। पिछली किसी बात का उल्लेख किए बिना ही उसने कहा, विभा सुना है कि दादा साहब आए हैं। क्या सचमुच दादा साहब आए हैं? विभा ने उत्सुकता पूर्वक कहा। सुरमा ने कहा, हाँ। विभा ने आग्रहपूर्वक पूछा, कब आए? सुरमा ने कहा, आज तीसरे पहर के लगभग। विभा ने कहा, अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? विभा की अधिकार भावनाओं को ठेस पहुंची और वह बहुत कुछ रूठ सी गई। दादा साहब पर अपने अधिकार के विषय में वह अत्यधिक सतर्क है। यहाँ तक कि एक बार जब बसंत राय उदयादित्य के साथ घंटों बातें करते रहे और विभा अंतापुर में लगभग 3 घंटे तक उनकी प्रतीक्षा करती रही और वे एक बार भी उससे मिलने नहीं आए, तो विभा को इतना दुख हुआ कि वह उनसे प्रसन्न मुंह से बात भी नहीं कर सकी। यद्यपि उसने उस संबंध में प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहा। सुरमा और विवाह में बसंत राय के संबंध में बातें हो ही रही थी कि अचानक उन्होंने हंसते और गाते हुए कमरे में प्रवेश किया। हंसी देखकर, बातें सुनकर जाऊंगा मैं अपने देश। विवाह हंसने लगी। सुरमा ने विवाह का मुख उठाकर कहा, दादा साहब विवाह की हंसी देखिए। बसंत राय ने कहा, नहीं नहीं, विवाह के मन में कुछ और बात ही है। इसने सोचा कि अगर बिल्कुल नहीं हंसूंगी तो बूढ़ा जाएगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा हंस दी है। मैं इस डाइन का मतलब खूब समझता हूँ। सब मुझे भगाने की तरकीबें हैं, पर मैं शीघ्र जाने को नहीं आया हूँ, तो खूब चलाकर जाऊंगा, जिससे फिर लौट आने तक याद रहे। सुरमा ने हंसते हुए कहा, देखिए दादा साहब, विभा मेरे कान में कह रही है कि याद रखने की ही यदि बात है तो जितना जला चुके हैं वही यथेष्ट है, उतने से ही याद रह जाएगी और जलाने की जरूरत नहीं। यह सुनकर वसंत राय को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मारे खुशी के हंसने लगे। विवाह लज्जित होकर बोल उठी, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, सचमुच कुछ भी नहीं कहा। सुरमा ने कहा, दादा साहब आपकी मनोकामना तो पूरी हुई। आप हंसी देखना चाहते थे सो देख चुके, बात सुनना चाहते थे वह भी सुन चुके, अब इसी समय प्रस्थान कर दीजिए। वसंत राय बोले, नहीं बेटी, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मैं गठरी भर गीत और माथे भर पके बाल लेकर जो आया हूँ, उन्हें ठिकाने लगाए बिना नहीं जा सकता। विवाह स्वयं को और अधिक नहीं रोक सकी, ठठाकर हंस पड़ी और बोली, लेकिन आपके माथे सिर पर तो बाल हैं ही नहीं दादा साहब।
दादा साहब का उद्देश्य पूरा हो गया। बहुत दिनों के बाद पहली बार बोलने के समय विवाह का मुंह खुलवाने के लिए कुछ आयोजन करना पड़ता है, लेकिन दादा साहब के आगे एक बार विवाह का मुंह खुल जाने पर उसे बंद करने के लिए और भी अधिक आयोजन की आवश्यकता होती है। वैसे दादा साहब के अतिरिक्त और किसी के भी आगे किसी भी दशा में विवाह का मुंह खुला नहीं करता। वसंत राय ने अपने गंजे सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, वे दिन बीत गए बिटिया, जब बसंत राय के पूरे सिर पर भौरे जैसे काले बाल लहराया करते थे। तब क्या इतना रास्ता पार करके मुझे तुम लोगों को खुशामद करने के लिए आना पड़ता था। एक बाल के पकते ही तुम्हारे जैसी 5-5 सुंदरियां उसे चुनने के लिए उम्मीदवार बनकर खड़ी हो जाती थीं और मारे उत्साह के उस एक पके बाल के साथ 10 काले बाल भी चुन लेती थीं। विभा ने गंभीर स्वर से पूछा, क्यों दादा साहब, जब आपके पूरे सिर पर बाल थे तब क्या आप आज की अपेक्षा अधिक अच्छे लगते थे। विभा को इस संबंध में बड़ा संदेह था। दादा साहब का गंजा सिर, दाढ़ी, मूछों से शून्य, उनके अधरों की प्रशस्त हंसी और पके आम के समान उनके चेहरे के उस भाव को उसने मन ही मन रूपांतरित करने की कोशिश की, लेकिन वह रूप उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने देखा कि उस गंजी से चांद के बिना उसके दादा साहब का रूप ही नहीं बनता और मूछें लगा देने से तो उनका चेहरा बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। इतना भद्दा उठता है कि उसकी कल्पना मात्र से हंसी छूटने लगती है। दादा साहब की मूछ और दादा साहब का सिर गंजा नहीं, बसंत राय ने कहा, इस विषय में बड़ा मतभेद है। मेरी नातनियों मेरा गंजा सिर देखकर मोहित होती हैं। उन्होंने मेरी बाल नहीं देखे। मेरी दादियाँ मेरे बाल देखकर मोहित होती थी। उन्होंने मेरी चांद नहीं देखी और जिन्होंने दोनों को देखा है वे अभी तक अपना मत स्थिर नहीं कर सकी हैं। विभा बोली, लेकिन इतना तो कहना ही होगा दादा साहब कि अभी जितनी चांद है उससे ज़्यादा होने पर अच्छे नहीं लगेंगे। सुरमा ने कहा, दादा साहब, गंजे सिर की चर्चा फिर होगी। अभी तो आप विवाह के लिए कोई उपाय कीजिए। विवाह फुर्ती से वसंत राय के समीप आकर बोल उठी, दादा साहब, मैं आपके सफ़ेद बालों को चुन देती हूँ। सुरमा ने कहा, मैं कह रही थी। विवाह ने कहा, सुनिए ना दादा साहब, आपके। सुरमा ने कहा, विवाह तू चुप भी रह। मैं कह रही थी दादा साहब कि आप स्वयं एक बार जाकर। विवाह ने कहा, दादा साहब, आपके सिर में तो पके बालों को छोड़ और कुछ है ही नहीं। यदि उन्हें चुनने लगूं तो सारा सिर गंजा हो जाएगा। बसंत राय ने कहा, यदि मुझे बहुरानी की बात सुनने ना दोगी, वादक बनोगी, तो मैं राग हिडोल आलापना शुरू कर दूंगा। समझ गई ना बिटिया। यह कहकर उन्होंने अपने छोटे से सितार की खुटिया उमेटना शुरू कर दी। हिडोल राग से विवाह को खास चिढ़ थी। उसने कहा, तब तो खैर नहीं, भागना ही होगा यहाँ से, और यह कहती हुई वह कमरे से बाहर चली गई।